नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गार्गी ऑनलाइन क्लासेज हनुमानगढ़ के डिजिटल यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल और भारतीय राजनीति या भारतीय राज व्यवस्था की वीडियो सीरीज के वीडियो लेक्चर्स में हम लगातार वीडियो जो है वो प्रतिदिन आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आप सब लोगों का बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स, शानदार मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ने की, नए वीडियोज बनाने की प्रेरणा देता हुआ उसी क्रम में आज का वीडियो लेक्चर पुनः राजस्थान भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, इनके ऊपर अपने जारी कर रहे थे, इनके ऊपर अपने वीडियो बना रहे थे। आज उसी सीरीज में हमारा चौथा वीडियो लेक्चर राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ और भू आकृतियों के बारे में, कुछ और स्थल आकृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने 3 वीडियो लेक्चर देखे हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले के तीनों वीडियो लेक्चर एक बार के लिए जरूर रिव्यू कर लें, ताकि उसी क्रम में फिर आपको चीजें जो है वो ज्यादा सरल, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बालूका स्तूप के बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मरुस्थल में कुछ विशेष जल स्रोतों के बारे में बात करेंगे, मरुस्थल में बनने वाली कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम मरुस्थल का एक दूसरा बचा हुआ भाग हमारे पास अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में, उसकी जो भू आकृतिक चीजें हैं या स्थल आकृतियां हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बालूका स्तूप से संबंधित 2 पॉइंट हम और डिस्कस कर रहे हैं, जो बालूका स्तूपों वाली श्रेणी में ही आगे भाग रहेंगे। कल पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि बालूका स्तूप जो है ये मुख्य रूप से 8 अलग अलग प्रकार के हमने राजस्थान में विभाजित किए थे। उन्हीं बालूका स्तूपों के संदर्भ में 2 शब्द जो है धोरे और धरियन, ये 2 शब्द हो रहे धोरे और धरियन के रूप में। धोरे वास्तव में अपनी साहित्यिक भाषा का, लिटरेचर भाषा का शब्द है जो आम लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। वास्तव में क्या है, पश्चिमी मरुस्थल में मिलने वाले लहरदार जो बालूका स्तूप होते हैं, हमने देखा ही था बालूका स्तूप जो है उनका निर्माण लहरदार रूप में होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, विशेष रूप से जैसलमेर वाले इलाके में। तो ये जो लहरदार बालूका स्तूप होते हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक बनते हैं या एक क्रम में पाए जाते हैं, इन्हीं को साहित्यिक भाषा के अंदर कहा जाता है धोरों के नाम से। ये धोरे हैं हमारे पास, और धोरे अनुधैर्य बालूका स्तूप के समान ही होती है। एक तरीके से हम देखें तो लहरदार बालूका स्तूप, अनुधैर्य बालूका स्तूप को हमने नाम दिया था। तो इस प्रकार की ये बालूका स्तूप जो है, धोरे वाली जो स्थिति है, वो हमें ज्यादातर जैसलमेर वाले भाग में दिखाई देती है। आपने सम का नाम जरूर सुना ही है, पर्यटन की दृष्टि से भी और वैसे भी राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान जहां वर्षा सबसे कम होती है। तो सम के धोरे या सम के टीले जो हैं वो पूरे राजस्थान में फेमस है, तो उन्हीं को अपने धोरे बोल देते हैं। इसके बाद में एक इसी से मिलता जुलता शब्द हो रहा है हमारे पास बालूका स्तूप के बारे में, धरियन, धरियन का। तो दरियन जो है ये वास्तव में एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी का। दरियन हम उन बालूका स्तूपों को बोलते हैं जो गतिशील या स्थानांतरित प्रकार के होते हैं, मूवेबल होते हैं, जो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। ऐसे जो बालूका स्तूप होते हैं उनको हम बोलते हैं दरियन के नाम से संबोधित करते हैं उनको। बालूका स्तूप कोई भी गतिशील हो सकता है, मतलब कहने का मतलब हवा के साथ मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है, मिट्टी का परिवहन होता रहता है। तो कोई भी बालूका स्तूप जो गतिशील प्रकार का हो उसको हम बोल देते हैं दरियन। और एक बात हमने देखी थी कि सबसे तेज गति से चलने वाले जो बालूका स्तूप होते हैं वो हमारे बरखान होते हैं। तो सर्वाधिक तेज गतिशील दरियन जो है वो होता है हमारे पास बरखान के रूप में, बरखान के रूप में। तो ये 2 शब्द और हमें थोड़े से पिछले वीडियो लेक्चर के साथ कंक्लूड करके पढ़ लेने हैं, साथ जोड़कर पढ़ लेने हैं, धोरे और दरियन में क्या डिफरेंस होता है। तो धोरे तो अपने आप में हमारे पास क्या है, एक साहित्यिक, एक लिटरेचर शब्द है, जबकि दरियन अपने आप में हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें हम स्थानांतरित होने वाले बालूका स्तूपों को शामिल करते हैं। चलिए, आज हमारा मुख्य टॉपिक जो फोकस रहने वाला है वो मरुस्थल से संबंधित कुछ जल स्रोतों की हम बात करेंगे, मरुस्थल में बनने वाली कुछ झीलों की बात करेंगे अपने। देखिए, अब मरुस्थल में किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है या किस प्रकार का प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत यहां बनते हैं, उनके बारे में अपने थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आप मरुस्थल में बनने वाले जो जल स्रोत है उनकी अगर अपने चर्चा करें, ये वाला पार्ट हमने डिवाइड किया था शुष्क मरुस्थल के रूप में, शुष्क मरुस्थल के रूप में, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। तो इस शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले भाग में हमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बालूका स्तूप के रूप में दिखाई दे रही थी, अलग अलग प्रकारों के रूप में हम बात कर रहे थे उनके बारे में। तो उन्हीं बालूका स्तूपों से रिलेटेड कुछ जल स्रोतों की हम आज और इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसी सीरीज में हम बात करते हैं प्लाया झीलों के रूप में, प्लाया झीलें।
इन्हीं झीलों के संदर्भ में हम एक और शब्द भी इस्तेमाल में लेते हैं खड़ीन झीलों के रूप में, खड़ीन झील। तो ये मरुस्थल में मिलने वाले एक तरीके के जल स्रोत हैं, या मैं कहूं पानी के इकट्ठा होने से बनने वाली झीलें हैं ये हमारे पास। एक्चुअल में क्या होता है, मरुस्थल के बीचों बीच या मरुस्थल के बीच बीच में इस प्रकार से बालू स्तूप हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं बालू स्तूपों का ये जो बीच वाला भाग होता है, या मैं कहूं कि जब हवा चलती है और हवा द्वारा अपर्दन होता है मिट्टी का, या मोटे कण जो होते हैं मिट्टी के वो, या बारीक कण होते हैं वो उड़कर साथ चले जाते हैं हवा के, तो उस नीचे वाले स्थान को जो दो बालू स्तूपों के बीच में बनता है, मान लो एक बालू स्तूप ये है और दूसरा बालू स्तूप ये है, इन दोनों के बीच का ये जो निचला भाग होता है, वास्तव में इसी भाग को हम प्लाया बोलते हैं, इसी भाग को प्लाया बोला जाता है। अब ये जो प्लाया भूमि होती है, इसमें जब मरुस्थल के अंदर मानसून काल आता है और मानसून काल में वर्षा के होने से इन झीलों के अंदर या इन निचली भूमि जो होती है, निचली भूमि जो होती है, इसके अंदर पानी एकत्रित हो जाता है, और पानी एकत्रित होने से थोड़े समय के लिए कुछ झीलों का निर्माण होता है। तो ये मानसून काल में बनने वाली, अगर मैं स्पेशली कहूं तो सिर्फ मानसून काल में बनने वाली झीलें होती हैं। तो कहने का मतलब ये अस्थायी प्रकृति की झीलें हैं। जैसे ही मानसून काल निकल जाएगा, यानी कि हमारा जो मानसून काल का टाइम पीरियड है वो लगभग जुलाई अगस्त सितंबर का महीना ही रहता है, तो इन 3 महीनों के बाद में जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाएगी, वैसे ही धीरे धीरे करके इन प्लाया झीलों का पानी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये केवल मानसून काल के रूप में हमें दिखाई देती है, और विशेष रूप से ये अस्थायी प्रकार की झीलें हैं। अब इन झीलों का हम देखें तो मानसून का जो पानी है या वर्षा का पानी है वो तो अपने आप में मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है वो तो, लेकिन जैसे ये झीलों का पानी, ये वर्षा का पानी जो है इन झीलों में एकत्रित होता है, तो इस क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो टैथिस सागर का अवशेष है, हमने बात करी रखी है। तो टैथिस सागर की जो रेत है या नीचे वाला जो तल है, वो इन झीलों को धीरे धीरे करके खारे पानी की झीलों में बदल देता है। तो एक तरीके की अस्थायी झीलें हैं, लेकिन ये खारे पानी की झीलें हैं, इनकी जो प्रकृति है वो खारे पानी के रूप में रहती है। तो प्लाया झीलें जो है ये विशेष रूप से बालूका स्तूपों के बीच वाले क्षेत्र में, या मैं विशेष रूप से इन बालूका स्तूपों को नाम दूं तो अनुधेरे बालूका स्तूप, ऐसे बालूका स्तूपों को हमने क्या नाम दिया था, अनुधेरे बालूका स्तूप नाम दिया था, जो लहरदार प्रकार के होते हैं। तो ये जो लहरदार या अनुधेरे बालूका स्तूप होते हैं, इन्हीं के बीच की ये जो नीची भूमि है, उस नीची भूमि में मानसून काल के दौरान वर्षा का जल एकत्रित होने से जो अस्थायी झीलें बनती है, उन्हीं झीलों को कहा जाता है प्लाया झील। अब इस प्रकार के लहरदार या अनुधेरे बालूका स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिल रहे थे, सर्वाधिक संख्या इनकी जैसलमेर में मिल रही थी। तो इसी वजह से ये प्लाया झीलें जो है, इनका सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जो रहता है वो भी हमारा जैसलमेर जिला रहता है। सर्वाधिक प्लाया झीलें किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो उनको कहा जाता है, उस जिले को कहा जाता है जैसलमेर। और कई बार तो एग्जामिनर ने यहां तक क्वेश्चन पूछे हैं कि जैसलमेर की कौन सी दिशा में खड़ी प्लाया झीलें सबसे ज्यादा मिलती है। तो जैसलमेर का भी अगर मैं भाग बताऊं तो उत्तरी जैसलमेर के रूप में, उत्तरी जैसलमेर वाला जो भाग है हमारे पास, उत्तरी जैसलमेर वाला ये वाली साइड जो प्योर इर्ग मरुस्थल के रूप में थी हमारे पास, तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाली जो झीलें हैं, उत्तरी जैसलमेर वाली साइड बनने वाली जो झीलें हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं प्लाया झीलों का। तो ये प्लाया झीलें कहीं भी पाई जा सकती है। अगर मैं एक और जिले की बात करूं आपके सामने, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मरुस्थलीय जिला हमारा कौन सा रहता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट रहता है। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ इसी प्रकार के बालूका स्तूप हमें दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे जो चूरू डिस्ट्रिक्ट वाले बालूका स्तूप है, उनकी जो प्लाया भूमि है उसको हम एक थोड़ा सा अलग नाम देते हैं। उस भूमि को अपने ढाड भूमि के नाम से जानते हैं, ढाड भूमि, या इसको हम तली नाम देते हैं, तली। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश में यानी कि शेखावटी वाले प्रदेश में जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से प्लाया झीलें बनती है, उन्हीं झीलों को हम नाम देते हैं किसका, ढाड झीलों के रूप में या तली झीलों के रूप में। जबकि वास्तव में ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए तो इन्हीं निचली भूमियों को हम नाम देते हैं किसका, प्लाया का। तो प्लाया भूमि के अंदर या तली वाली भूमि में जल एकत्रित होने से बनने वाली झीलें हैं, वो कौन सी हमारे पास, प्लाया झीलें। अब इसमें एक नाम हम और देख रहे हैं, इसके नाम के साथ एक शब्द हम और पढ़ रहे हैं, खड़ीन झीलें। ये खड़ीन झीलों का कंसेप्ट क्या है, ये वास्तव में तो यही प्लाया झीलों का ही कंसेप्ट है, खड़ीन झीलें जो है। लेकिन इन झीलों का कहते हैं कि प्रयोग जो है वो सबसे पहले एक जाति के ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया था, जो मूलतः पाली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, और इस जाति को बोला जाता था पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से, पालीवाल ब्राह्मण। तो ये पालीवाल ब्राह्मण जो है ये व्यापारी का काम किया करते थे कहते, और इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान की इस साइड में अनाज का व्यापार किया जाता था, अनाज का। तो पुराने समय में रुपए पद्धति तो थी नहीं, तो अनाज के रूप में ही आदान प्रदान होता था, व्यापार का मुख्य आधार अनाज ही हुआ करता था।
तो ये पालीवाल ब्राह्मण जो है ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर वाले एरिया के अंदर भी अनाज की सप्लाई किया करते थे। तो जब ये यहाँ अनाज की सप्लाई करने आते थे मानसून काल के आसपास या मानसून काल के बाद में, तो ये देखते थे कि इस प्रकार की बालूका स्तूपों के बीच बीच में प्लाया जैसी झीलें बनी हुई है। तो उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में थोड़ा सा क्या है, मरुस्थल का जो ढाल है वो थोड़ा उत्तरी जैसलमेर से पश्चिमी पूर्वी भाग की तरफ रहता है। तो उस ढाल वाली भूमि पर इनके द्वारा जल को एकत्रित करने के लिए कुछ ऐसी प्लाया झीलों का निर्माण किया गया था। और वो जो प्लाया झीलें जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी वो इस हिसाब से इन्होंने बनाई कि जैसे एक ढाल वाली भूमि हो, हमारे पास कोई ऐसा भूमि हो जो थोड़ी ढलान वाली या स्लोप वाली हो, ताकि वर्षा का जल आसानी से इकट्ठा होकर और उस नीचे वाले भाग में एकत्रित हो सके। तो इस प्रकार की जो खड़ी पानी वाली जो झीलें होती है जिनमें पानी थोड़ा ज्यादा समय तक रुक सकता है, ऐसी झीलों को नाम दिया जाता है खड़ी झीलें। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से कृषि उद्देश्य को लेकर, खेती के उद्देश्य को लेकर बनाई गई झीलें थी, जो थी तो एक प्रकार की प्लाया झीलें ही। एक्चुअल में क्या होता था, जब ये पानी सूख जाता था प्लाया झीलों का मानसून काल के ठीक बाद में, तो उस दौरान क्या है, पानी तो सूख गया है लेकिन अभी भी इस मिट्टी के अंदर ये जो जमीन है इसके अंदर नमी थोड़ी शेष रहती थी। और इसी नमी के अंदर ये लोग जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा फसल बोई जाती थी। कहने का मतलब इन प्लाया झीलों के अंदर ये जो खड़ीन प्रकार की झीलें थी इनके अंदर रबी की फसल इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बोई जाती थी। तो रबी की फसल के रूप में जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, है ना, इस प्रकार की अनाज या खाद्यान्न फसलें इसके अंदर उगाई जाती थी। तो ऐसी जो भूमि होती थी जो उपजाऊ और नमी युक्त बना लेते थे ये लोग, उसी को इनके द्वारा नाम दिया जाता था मरहो का, मरहो भूमि। तो एक दो बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मरहो क्या है, तो मरहो पलाया की थोड़ी सी नमी युक्त वो भूमि है जिसके अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि रबी का फसल का मौसम जब आता है तो थोड़ी नमी की आवश्यकता ही हमें पड़ती है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी नमी नहीं चाहिए। और साथ ही क्या है, इधर से भूमध्य सागर से आने वाले जो चक्रवात है वो भी मावट के रूप में थोड़ी बहुत वर्षा कर देते हैं, तो उतनी वर्षा से फसल जो है उसका उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो ये खड़ीन झीलें जो है ये पालीवाल ब्राह्मणों का कंसेप्ट है जो उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में कृषि उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी या कृषि उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो पानी खड़ा रहता था इसमें, या खड़े पानी वाली जो झीलें होती थी, इसीलिए कृषि को नाम दिया गया है खड़ीन कृषि का। तो जैसे प्लाया झीलें सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलती है, तो खड़ीन कृषि जो है ये भी सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती थी, जैसलमेर जिले में होती थी। और विशेष रूप से इस कृषि के जन्मदाता या इनको जन्म देने वाले जो है वो कौन है, पालीवाल ब्राह्मण है जो पाली के रहने वाले थे और इस एरिया के अंदर आकर के उन्होंने इस कृषि की क्या की थी, शुरुआत की थी। हालांकि बाद में कहते हैं कि जैसलमेर के जो बाटी राजा होते थे उनके द्वारा इस खड़ीन कृषि के ऊपर टैक्स लिया जाता। तो जब इनका उत्पादन बढ़ा थोड़ा पालीवाल ब्राह्मणों का, तो राजा के द्वारा ये टैक्स जो है उसकी मात्रा निरंतर बढ़ाते चले गए वो राजा जो है बाटी राजा। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए ये पालीवाल ब्राह्मण जो है। और एक टाइम कहते हैं ऐसा आया था जब इन पालीवाल ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से जैसलमेर के उस एरिया से पलायन कर दिया था, ये दूसरी दिशा में चले गए थे। तो आज भी आपने जैसलमेर के एक गांव का नाम शायद सुना हो, कुलधरा के नाम से। कुलधरा एक हंटिंग पैलेस माना जाता है, वो वास्तव में हंटिंग प्लेस है या नहीं है ये तो अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन ये बात जरूर इसमें क्लियर है कि ये पालीवाल ब्राह्मणों के ही आसपास के लगभग 84 गांव वहां बताए जाते हैं। 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और एक साथ उन्होंने सभी ने क्या किया, वो जो गांव है उनको छोड़ करके पलायन कर लिया। तो आज वो जो गांव है पालीवाल ब्राह्मणों के वो एक तरीके से खंडर के रूप में वहां मौजूद है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गांव एक जो रहता है वो कुलधरा गांव के रूप में फेमस है, जिसके बार बार कई सारे वीडियो जो हैं वो भी आपको यूट्यूब पे या समाचारों के अंदर आज तक वाले जो वगैरह जो हैं वो वहां सर्वे करते रहते हैं। तो प्लाया झील क्या होती है, खड़ीन झील क्या होती है, इनका कंसेप्ट क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और जल स्रोतों के बारे में। एक जल स्रोत हम पढ़ने वाले हैं रन के रूप में, रन के रूप में, या जैसलमेर की स्थानीय भाषा में इसी वर्ड को बोला जाता है टाट के नाम से, रन या टाट। वैसे टाट राजस्थानी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, लेकिन यहां हम उस टाट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। टाट बकरी के लिए भी टाट शब्द जो है वो यूज करते हैं, टाट बोरी जो होती है उसके लिए भी अपने यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ टाट का जो अर्थ है वो हम किससे ले रहे हैं, रन भूमि से ले रहे हैं। अब ये रन भूमि क्या है अपने आप में, उसकी अपने बात करते हैं। देखिए आप, वही सेम बात जो हमने अभी पढ़ी कि हमने प्लाया झीलें जो है उनका निर्माण होता है इस एरिया में। अब कुछ ऐसा एरिया है पश्चिमी मरुस्थल वाली साइड में
जहां कुछ रेतीले टीलों के नीचे कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों को हम माइकासिस्ट चट्टानें बोलते हैं, माइकासिस्ट चट्टानें, माइकासिस्ट चट्टानें। और इन चट्टानों में कहते हैं कि लवणता की मात्रा जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एरिया हम जिसकी बात कर रहे हैं ये पूरा टेथिस सागर का अवशेष है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अब कोई भी सागरीय भाग जो होता है उसका जो नीचे वाला तल होता है, सबसे नीचे वाला जो उसका फ्लोर होता है, उस फ्लोर का निर्माण जो है वो इन्हीं चट्टानों से होता है, माइकोसिस चट्टानों से होता है। और इन्हीं चट्टानों में जो लवणता होती है वो बार बार समुद्री जल को क्या बनाती रहती है, खारा बनाती रहती है। समुद्र का जल मूल रूप से तो नदी का जल है जो एकत्रित होने से बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जल जो है वो लवणीय जल है। तो लवणीय जल होने के पीछे कारण यही है कि उसके तल के नीचे या फ्लोर के नीचे, सी फ्लोर के नीचे जो चट्टानें मिल रही है वो माइकासिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं। और उन चट्टानों के कारण लवणता जो है वो बार बार क्या होती है, इस पानी के अंदर मिलती रहती है और उससे समुद्र का जल खारा हो जाता है। तो ऐसी इन प्लाया झीलें जो बनी हैं, इन प्लाया झीलों में कई जगह 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 पर इस प्रकार की माइकासिस्ट चट्टानें मरुस्थल वाले एरिया में बनती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्लाया झीलों का जो जल है वो ज्यादा लवणीय जल हो जाता है, ज्यादा लवणीय जल हो जाता है। और कहते हैं कि जब यह जल सूख जाता है तो इसी एरिया के अंदर आंधियों के द्वारा या किसी भी तरीके से मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। हवाएं चलती है और हवाएं यहां पर क्या करती है, मिट्टी को निक्षेपित करती रहती है। तो एक तो ये थोड़ा सा क्या है, पहले से ही नमी युक्त भाग था और ऊपर से मिट्टी जो है वो आकर के थोड़ी थोड़ी इसमें मिलती रहती है, उसकी वजह से ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा लवणीय क्षेत्र में बदल जाता है, ज्यादा लवणीय क्षेत्र में बदल जाता है। और लवणीय होने के साथ साथ ये दलदली प्रकृति का भी हो जाता है, मार्शी प्रकृति का हो जाता है, इसमें दलदल जैसी कंडीशन जो है वो निर्मित हो जाती है। और ऐसी जो भूमि होती है वो कंप्लीटली अनुपजाऊ भूमि होती है। अभी हम जो बात कर रहे थे प्लाया झीलों के बारे में, उनमें तो मैंने बताया था वहां तो थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि भी की जाती है, उपजाऊ भूमि के रूप में उसको तब्दील कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो भूमि बन रही है वो माइकासिस्ट चट्टानों की वजह से पूरी की पूरी लवणीय दलदल रूप में बन चुकी है, जो किसी भी दृष्टि से उपजाऊपन लिए हुए नहीं है। तो ऐसी जो मरुस्थलीय प्रदेश में भूमियां होती है उनको हम रन या टाट के नाम से संबोधित करते हैं। रन तो अपने आप में एक कंसेप्ट है, जैसे कच्छ का रन आपने नाम सुना ही होगा, कच्छ का रन, कच्छ का रन। तो ये कच्छ का रन जो है ये वास्तव में क्या है, इसी प्रकार की स्ट्रक्चर है। समुद्र के नीचे की जो लवणीय चट्टानें हैं उनके द्वारा लवण घुल घुल कर सतह पर आता रहता है और सतह के ऊपर पूरी सफेद रंग की चादर बिछ जाती है नमक की। तो हमारा जो व्हाइट डिजर्ट है, हमारा जो सफेद मरुस्थल है, वो के रूप में जाना जाता है कौन सा, कच्छ का रन। तो कच्छ के रन के इलाके वाले जो या टच वाले जो राजस्थान के जिले हैं, जिसमें विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो इस साइड में हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती है। राजस्थान के जो एरिया कच्छ के रन को टच करते हैं उनके बात करते हैं हमने। तो ये जैसलमेर वाला क्षेत्र तो नहीं करता, लेकिन बाड़मेर वाला जो एरिया या इधर सांचौर वाला, नया डिस्ट्रिक्ट हमारा सांचौर, तो बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की चट्टानें हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। माइकासिस्ट प्रकार की जो चट्टानें वो इस एरिया में हमें ज्यादा बनी हुई दिखाई देती। तो इसलिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रन जो हमें दिखाई देते हैं वो जैसलमेर में ही दिखाई देते हैं। देखिए सर्वाधिक प्लाया जैसलमेर में, सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर में, सबसे ज्यादा रन या दलदली भूमियां जो है वो भी हमें कहां दिखाई देती है, जैसलमेर वाले एरिया में दिखाई देती है। तो लवणीय भूमियों के बनने के पीछे वजह जो है, कारण जो है वो कौन सी चट्टानें हैं, माइकासिस्ट चट्टानें हैं। तो इस प्रकार के कई उदाहरण जैसलमेर में हमें देखने को मिल सकते हैं। पोखरण आपने नाम सुना ही है, पोखरण हर दृष्टि से राजस्थान के लिए भारत में एक पहचान रखता है, परमाणु परीक्षण के लिए भी और के लिए भी। तो पोखरण जो है ये सबसे बड़े रन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर रन देखेंगे तो वो कौन सा है, पोखरण का रन है। इसी प्रकार से कुछ और रन भी हमें दिखाई दे जाते हैं, भाकरी का रन, मोलास का रन, कानोड का रन, ठीक है। ये रन जो है ये जैसलमेर के महत्वपूर्ण रन है। एक दो बार ऐसा आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, ये 3-4 नाम दे देता है कि कानोड, भाकरी, मोलास ये क्या है। तो इनमें दे देता है पेट्रोलियम उत्खनन वाले स्थान, जहां से प्राकृतिक गैस मिली है, ऐसे स्थान, कुछ भी इस तरीके के मटेरियल जो है, कुछ भी इस तरीके के ऑप्शन जो है वो डाल देता है इसके अंदर। तो ये वाले जो रन है, पोखरण, भाकरी, मोलास, कानोड, ये जो रन मिलते हैं ये हमें कहां मिलते हैं, जैसलमेर वाली साइड मिलते हैं। दूसरी सबसे ज्यादा रन वाली भूमि रहती है हमारी बाड़मेर वाली। तो बाड़मेर में जो रन मिलता है मुख्य रूप से, उस रन को हम बोलते हैं थोब का रन, थोब, ठीक है। बाड़मेर का फेमस रन है थोब का रन। इसी प्रकार से सांचौर वाले इलाके में बात करेंगे तो यहां एक लूणी नदी के द्वारा भी एक रन बनाया जाता है जिसको हम नेहड़ का रन बोलते हैं, नेहड़ का रन। नेहड़, नेहड़ जो है ये भी क्या है, समुद्र का एक विस्तार जो होता है उसको मारवाड़ी लैंग्वेज में
या पश्चिमी राजस्थान के लैंग्वेज में नेहड़ बोला जाता है। तो नेहड़ का रन जो है ये भी सांचौर डिस्ट्रिक्ट का रन है, जो कि इस एरिया में हमें दिखाई देता है। जैसलमेर के साथ लगने वाले डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी हमें इस प्रकार के रणभूमि दिखाई दे जाती है। तो जोधपुर के अंदर मिलने वाले रन जो है उनके अंदर अगर अपने बात करें तो एक बाप का रन और एक फलोदी का रन, बाप और फलोदी। अब आजकल क्या है, फलोदी एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो बाप वाली जो लोकेशन है वो भी फलोदी के अंदर ही आने लगी है। तो ये बाप और फलोदी नए जिलों के हिसाब से देखेंगे तो फलोदी वाले डिस्ट्रिक्ट में, और अगर पुराने जिले के हिसाब से बात करेंगे तो जोधपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में। अब कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो आगे आने वाले प्रश्न पत्र हैं वो नए जिलों के अकॉर्डिंग ही सेट करे। आपको ऑप्शन में वहां फलोदी एक जिले के रूप में दे या फलोदी खुद एक स्थान के रूप में दे, वो जोधपुर का स्थान बताते हुए। तो अपने को तो दोनों बातें थोड़ी ध्यान रखनी है कि पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बाप और फलोदी का जो रन है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और वर्तमान डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो फलोदी वाला जो रन है, बाप वाला जो रन है, वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। तो ये हमें जोधपुर वाली साइड में दिखाई देते हैं। फिर इससे इस साइड में अगर अपने चलें चूरू वाली साइड में, चूरू, तो चूरू में भी हमें एक दो इस प्रकार के रन दिखाई दे जाते हैं, जिसमें एक रन जो फेमस है यहाँ का परिहारा रन, परिहारा, पणिहारा नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, परिहारा रन। इसी प्रकार से सुजानगढ़ वाले एरिया में सुजानगढ़ का रन, ताल छापर का रन। तो ये ताल छापर, सुजानगढ़, परिहारा रन, ये जो रन भूमियां मिलती है ये भी चूरू डिस्ट्रिक्ट वाली साइड में मिलती है। तो इन सब रन भूमियों के निर्माण के पीछे जो सबसे बड़ा कारण हम मान रहे हैं वो है इनकी भूमिगत माइकासीस चट्टानें। तो प्लाया झीलों का जो पानी है वो अतिरिक्त लवणता लेकर के दलदली भूमि में बदल जाता है, और ऐसी भूमि जो है वो हमारी क्या कहलाती है, रन भूमि के रूप में जानी जाती है। तो ऐसा कोई सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, 4 रन के नाम दे दे, जैसे कानोड दे दे आपको, थोप दे दे आपको, बाप लिख दे, और एक आपके पास परिहारा लिख दे, और सामने इनके डिस्ट्रिक्ट लिख दे आपके सामने कि इनको सुमेलित कीजिए आप। जैसे यहाँ बाड़मेर लिख दिया आपके सामने, थोप के आगे जैसलमेर लिख दिया, जैसे बाप के आगे जैसे चूरू लिख दिया, ठीक है, परिहारा के आगे जैसे जोधपुर लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई सुमेलित करवाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो हमने दूसरी महत्वपूर्ण भूमि के रूप में बात की है रन या टाट भूमि के रूप में, जो सबसे ज्यादा हमें मिलती है जैसलमेर वाली साइड में, और जैसलमेर के अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इस प्रकार की ये भूमियां हमें दिखाई दे जाती है। तो दूसरी हमारी जिलों की बात हो गई है रन या टाट भूमि के रूप में। देखिए कुछ और भूमियों की अपने बात करते हैं, कुछ और झीलों की हम बात करते हैं। इसमें एक झील को हम वर्णन और पढ़ते हैं जिसको बालसन झील बोलते हैं, बालसन झील, बालसन झील के रूप में। ये बालसन झील क्या है एक्चुअल में, देखिए आप, देखिए ये मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका एक डिस्ट्रिक्ट अपने लेते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के रूप में, या मैं ये कहूं कि ये अरावली की पर्वत श्रृंखला है हमारे पास, और अरावली के इस साइड में यहाँ हमारे पास जयपुर की पहाड़ियां हैं, इसके इस साइड में अगर अपने देखेंगे तो सीकर की पहाड़ियां आ जाती, इसके यहाँ वाली साइड देखेंगे तो अजमेर की पहाड़ियां आ जाती। तो ये अजमेर, जयपुर और सीकर जिले की जो पहाड़ियां हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी, सीकर डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच वाला जो ये एरिया है ये थोड़ा सा क्या है, ढलान वाला एरिया है यहाँ, और इस एरिया में एक ऐसा क्षेत्र शामिल हो जाता है जहां चारों तरफ से इन पहाड़ियों का जल आकर एकत्रित होता है, और ऐसा जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सांबर, सांबर। तो सांबर जो है ये मूलतः अगर अपने देखेंगे तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर पे लगने वाला एरिया है। सांबर कस्बा जो है वो तो मूलतः जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानते हैं अपने जयपुर ग्रामीण का, लेकिन अगर अपने उस अन्य जिलों में देखें तो सीकर, अजमेर और इधर नागौर, इसमें भी इसका विस्तार मिलता है। तो ये जो सांबर वाला जो एरिया है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि झील जो है वो बीच में है, और चारों तरफ से आने वाली जो नदियां हैं या छोटे नदी नाले जो हैं जो वर्षा काल में वो चारों तरफ से आकर के इसमें मिलते हैं। तो इस प्रकार का ये जो प्रारूप होता है नदी प्रारूप, उसको भी हम एक नाम देते हैं अभिकेंद्रीय नदी प्रारूप के नाम से। अभिकेंद्रीय यानी कि वृत्त के केंद्र की तरफ आने वाला। बाकी तो क्या होता है जहां भी आप देखेंगे वहां क्या है, नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से बाहर की तरफ जाती हैं, वो ऐसा जो प्रारूप होता है उसको तो अपने अपकेंद्रीय बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं उसको तो अपने, और ये सेंट्रीपिटल है, कहने का मतलब अभिकेंद्रीय प्रकार का प्रारूप है। और ऐसा प्रारूप नदियों का बहुत कम देखने को मिलता है। विशेष रूप से अगर राजस्थान में बात करूं तो सांबरी एक इसका उदाहरण है, जिसमें नदियां जो है वो आकर के चारों तरफ से किसी एक एरिया में अपना जल इकट्ठा करती है। तो सांबर झील जो है वो अभिकेंद्रीय जल प्रारूप का उदाहरण तो है ही है, इसके साथ साथ ये भारत का एक यूनिक एग्जाम्पल है बालसन झील के रूप में। तो बालसन झील को परिभाषित करें तो हम किस रूप में कर सकते हैं, देखिए आप, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली
नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, या इसमें सीकर डिस्ट्रिक्ट वाली साइड बात करें तो ये मरुस्थलीय जिलों में काउंट कर रहे हैं हम। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली पर्वतों से घिरी या पहाड़ियों से घिरी जो झील होती है उसी को हम बोलते हैं बालसन झील। तो बालसन झील का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है सांबर झील के रूप में। तो ये भी हमारे पास मरुस्थल में एक जल स्रोत के रूप में मिलती है, लेकिन सामान्यतः इसका जल जो है वो बहुत अधिक खारा पानी है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसी नागौर वाले एरिया में नीचे भी खूब सारी माइकासिस चट्टानें बनती है और उन्हीं माइकासिस चट्टानों की वजह से यहाँ का सांबर का जो पानी है वो पूरी तरीके से लवणीय पानी है और यहाँ से मोस्टली नमक उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक का स्रोत अगर हम बात करेंगे, आगे जब राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे हम कि सांबर ही राजस्थान का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला स्रोत है। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में झील का हमें एक और प्रकार दिखाई देता है जो किस रूप में जानी जाती है, बालसन झील के रूप में। तो अभी तक जो हमने जल स्रोत पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम प्लाया के बारे में बात की हमने, फिर प्लाया का ही एक दूसरा रूप हमने बात की खड़ीन झीलों के रूप में, तीसरी हमने जो बात की है वो रन या टाट झीलों के रूप में, और चौथी जो हमने बात की है वो हमने बात की है बालसन झील के रूप में। तो अभी तक का जो पार्ट है वो हमारा इन 4 चीजों पर फोकस रहा है, बेस्ड रहा है। अब हम आगे एक और महत्वपूर्ण जल स्रोत की बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण जल स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिए आप, इस जल स्रोत को हम एक नाम देते हैं लाठी सीरीज, और इसी को हम नाम देते हैं भूगर्भीय जल पट्टी का, भूगर्भीय जल पट्टी, या इसको हम बोल सकते हैं वाटर बेल्ट। तो राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल वाली साइड में भी हमें एक महत्वपूर्ण मीठे पानी का जल स्रोत दिखाई दिया है या मिला है। इस सीरीज को या इस जो यहां मिलने वाली जो जल पट्टी है उसको हमने नाम दिया है लाठी जल पट्टी का, या इसको हम बोलते हैं भूगर्भीय जल पट्टी का। अब ये पट्टी कैसे, कहां और कैसे उत्पन्न हुई है, इसका कहां हमें विस्तार मिलता है, किस स्थान से इसकी खोज हुई है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आप, कहा जाता है कि किसी समय में हिमालय जो क्षेत्र है हमारा, इस हिमालय क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण नदी उत्पन्न होकर के राजस्थान के मरुस्थल में आती थी और उस नदी को नाम दिया जाता था सरस्वती नदी का। ये जो नदी हमारी फैली हुई है, जो प्रवाह इस नदी का हमें दिखाई दे रहा है वो है सरस्वती नदी के रूप में। तो कहते हैं कि हिमालय का सबसे निचला वाला जो भाग था शिवालिक हिमालय के रूप में, उस शिवालिक हिमालय से यह नदी उत्पन्न होकर के राजस्थान में इस मरुस्थल के ढाल के हिसाब से बहती थी। अब समय बीतने के साथ कहते हैं कि इस क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार होता चला गया, इस एरिया में मरुस्थल विस्तारित होता गया और उधर शिवालिक के जो ग्लेशियर थे वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। यानी कि हिमालय के जो निचले भाग थे उनके ऊपर बर्फ या ग्लेशियर जो है वो समाप्त हो गए, तो नदी को पानी की मात्रा नदी में कम होती चली गई। और दूसरा, इस साइड में लगातार मरुस्थल का विस्तार होता चला गया। तो इस विस्तार होने के साथ ये नदी जो है इसका प्रवाह बीच में ही रुक गया, यानी कि ये नदी धीरे धीरे करके मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो गई। और ऐसी जो नदी होती है उसको हम आंतरिक जल प्रवाह की नदी बोलते हैं, आंतरिक जल प्रवाह। तो ये जो सरस्वती नदी है इसका प्रवाह थोड़े समय के बाद में आंतरिक जल प्रवाह के क्षेत्र के रूप में बदल जाता है। और इसी सरस्वती नदी की एक शाखा के रूप में अभी भी अपने पास गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में एक छोटा नदी का प्रारूप बहता है जिसको हम घग्गर बोलते हैं, घग्गर। तो घग्गर जो है ये सरस्वती नदी का ही एक डाइवर्जन था हमारे पास, सरस्वती नदी से ही निकला हुआ एक साइड पार्ट है हमारे पास जिसको हम घग्गर के रूप में जानते हैं, तो पाकिस्तान वाले एरिया में जाती है। तो ये जो प्रारूप है सरस्वती नदी का, ये जो मार्ग हमें दिखाई दे रहा है सरस्वती नदी का, इसका एक विशेष रूप हमें जैसलमेर वाले एरिया में दिखाई देता है। जैसलमेर का कुछ एरिया हमें इस प्रकार का दिखाई देगा, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में ही इस एरिया के नीचे कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, जो एक तरीके से हम कह दें कि चूना पत्थर की चट्टानें हैं, चूना पत्थर की, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये लाइमस्टोन प्रकार की चट्टानें, लाइमस्टोन। तो इन चट्टानों के नीचे, या इनको जिप्सम चट्टानें भी बोल सकते हैं हमने, हालांकि जिप्सम अलग प्रकार की चट्टानें हैं। तो इस एरिया में जिप्सम की चट्टानें या चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं। और ये चट्टानें जो होती है, जिप्सम वाली जो चट्टानें होती है, ये एक तरीके से क्या होता है, नॉन पोरस चट्टानें होती है। कहने का मतलब ये अपने अंदर जो पानी इनके ऊपर रहता है उनके बीच में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, तो पानी जो है वो भूमिगत नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, बल्कि इन चट्टानों के बीच में ही एकत्रित रहता है। तो सरस्वती नदी का ये जो पानी था
जो जिप्सम चट्टानों के ऊपर से बहता था, या जिस समय सरस्वती नदी यहां से बहती थी तो जिप्सम चट्टानों के बीच में इसका पानी एकत्रित हो गया और ऊपर मरुस्थलीय जो प्रसार है, रेत का प्रसार है, वो होता चला गया। तो अब धीरे धीरे करके समय बीतने के साथ ये जो पानी है ये इसी अवस्था में स्टोर पड़ा रहा इस क्षेत्र में, और इसकी वजह से यहां जब पेट्रोलियम की ड्रिलिंग शुरू की गई, जैसलमेर और बाड़मेर वाले एरिया के अंदर पेट्रोलियम के उत्खनन करने की शुरुआत हुई जब, उससे ठीक पहले लगभग सन 2007-8 के आसपास की बात है, काजरी के द्वारा इसी सरस्वती नदी के जल प्रवाह का क्षेत्र दोबारा खोज करने के लिए, या सरस्वती नदी का प्रवाह कहां से हुआ करता था उस मार्ग की खोज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है काजरी के द्वारा। जोधपुर का एक महत्वपूर्ण संस्थान है काजरी, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन इंस्टीट्यूट हम बोलते हैं इसको, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो काजरी के द्वारा इस प्रकार की ये जो सरस्वती नदी के जल प्रवाह, इसकी खोज का काम शुरू किया गया, और ठीक उसी समय बाड़मेर जैसलमेर वाले इलाके में पेट्रोलियम उत्खनन की शुरुआत हुई। तो जब पेट्रोलियम की ड्रिलिंग की जा रही थी, तो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग आप मान के चलिए कम से कम 4 से 6 किलोमीटर की गहराई पर जाके होती है। सामान्य तौर पर हमारा जो पानी होता है, भूमिगत पानी जो होता है, वो अधिकतम 200, 300, 400 फीट पे हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस एरिया में ऐसा नहीं था कि नीचे, क्योंकि रेत के टीले या तलछट जो है वो बड़ी मात्रा में एकत्रित था, और ये पानी जो है ये जिप्सम चट्टानों के ऊपर था। तो कम से कम जो गहराई है सागरीय तल की, जो नीचे गहराई पर चट्टाने मिल रही थी, जिप्सम चट्टाने, वो 4 से 6 किलोमीटर गहराई वाली थी। तो अब तक इस मार्ग की कभी खोज नहीं हुई थी जब तक पेट्रोलियम ड्रिलिंग का काम यहाँ शुरू नहीं हुआ था। तो जब पेट्रोलियम ड्रिलिंग की गई और वहां नीचे से जब इस प्रकार के जल स्रोत दिखाई दिए, तब पता चला कि ये जो जल स्रोत है, जो काजरी के द्वारा सरस्वती नदी का मार्ग खोजा जा रहा था, वो वास्तव में सरस्वती नदी का बचा हुआ जो अवशेष है या बचा हुआ जो पानी है, वो यहाँ इस एरिया में सेव है। तो वहां से काजरी के वैज्ञानिकों ने जिस जल पट्टी की खोज की, वो जल पट्टी भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में है, और ये भूगर्भीय जल पट्टी वास्तव में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, सरस्वती नदी का अवशेष है। सरस्वती नदी का अवशेष है। सरस्वती नदी बह नहीं रही है यहां से, ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी जिस समय यहां बहती थी उस समय इसका जो वाटर है वो जिप्सम चट्टानों के बीच में इकट्ठा होता चला गया, और वहां से ये जो पानी है वो स्टोरेज के रूप में आज भी मौजूद है। तो अगर इस पट्टी का हम विस्तार देखेंगे तो ये हमें जैसलमेर के 2 एरिया के बीच में दिखाई देगी। इस साइड से, यहां से अगर अपने बात करें तो पोखरण से लेकर, या मैं कहूं मोहनगढ़ से लेकर, मोहनगढ़ का नाम आगे हम खूब पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर है, मेन कैनाल है, उसका ये एंडिंग पॉइंट माना जाता है मोहनगढ़। तो यहां से लेकर के और पोखरण के बीच में, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में ये लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई है, और इस 60 किलोमीटर की लंबाई के अंदर इस प्रकार के ये अवशेष जो है भूगर्भीय जल पट्टी के, वो हमें दिखाई देते हैं। तो 60 किलोमीटर की लंबाई वाला जो ये एरिया है, यही एरिया जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में विस्तृत है। आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन कि जल पट्टी का विस्तार कौन सी 2 लोकेशन के बीच में है, तो एक तरफ मोहनगढ़ का क्षेत्र है और दूसरी तरफ हमारे पास किसका है, पोखरण का क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 60 किलोमीटर की लंबाई में ये जो मीठे पानी का जो क्षेत्र मिला है, इसी को नाम देते हैं भूगर्भीय जल पट्टी का। अब इसके नाम के साथ ये लाठी वर्ड हमने जोड़ा है, तो ये लाठी इस एरिया में मिलने वाला एक गांव है जहां इस भूगर्भीय जल पट्टी के सर्वाधिक भंडार मिले हैं हमें। सर्वाधिक एरिया जो है वो यहां मिला है, और उसी एरिया के अंदर एक नाम आता है महत्वपूर्ण इसी लाठी सीरीज के अंदर, जिसका नाम है चांदन गांव के नाम से। चांदन गांव, आपने नाम खूब सुना होगा चांदन गांव का। तो ये जो चांदन गांव वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कई सारे ऐसे ट्यूबवेल लगाए गए हैं, नलकूप लगाए गए हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई तो करनी है, उस एरिया में पानी की वैसे ही किल्लत है, तो नलकूपों का निर्माण किया गया। तो इसमें चांदन गांव के आसपास कई सारे ऐसे नलकूप खोदे गए हैं, जिनसे अन्य जो क्षेत्र है उसको जल सप्लाई की जाती है, मीठा पानी स्थानांतरित किया जाता है। तो इसलिए ये जो नलकूप है, चांदन गांव वाला नलकूप जो है, इसको थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा, द पोर्ट ऑफ थार, ठीक है। तो थार के घड़े के रूप में जाने जाने वाला जो स्थान है वो कौन सा रहता है, चांदन नलकूप के नाम से रहता है। और ये जो चांदन नलकूप वाले एरिया है, ये विशेष रूप से लाठी गांव के आसपास खूब सारी मात्रा में मिलते हैं। खूब सारे नलकूपों का निर्माण वहां अब किया जा चुका है, और सरस्वती नदी का ये जो पानी है इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसी एरिया के अंदर, इसी लाठी सीरीज वाले एरिया के अंदर ये जो पानी, मीठा पानी मिलता है, इसकी वजह से पुराने समय से भी इस एरिया में एक घास जो है वो भी उगती थी खूब सारी। इस एरिया के अंदर एक घास जो है उसका भी उत्पादन खूब होता था, जिसको सेवण घास बोला जाता है। सेवण घास, तो ये सेवण घास जो है ये महत्वपूर्ण है, जैसलमेर की सबसे इंपॉर्टेंट घास मानी जाती है। और सूखने के बाद इसी घास को लिलोण घास के नाम से भी बोलते हैं।
सेवण घास या लिलोण घास। तो ये सेवण या लिलोण घास जो है ये भी इस लाठी सीरीज वाले एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। और इसी लाठी सीरीज वाले एरिया के अंदर हमें चुना पत्थर, लाइमस्टोन और जिप्सम की भी खूब सारे भंडार यहाँ हमें दिखाई देते हैं। जब हम राजस्थान का खनिज संसाधन पढ़ेंगे उसमें भी हम इसी लाठी गांव का नाम इन दो खनिजों के संदर्भ में विशेष रूप से लेंगे, चुना पत्थर के रूप में और जिप्सम के रूप में। ठीक, तो ये जो लाठी सीरीज वाला क्षेत्र है इसमें ये सेवण या लिलोण घास जो है उसका भी एरिया ज्यादा मिलता है। और इसी एरिया के अंदर हमारा जो राज्य पक्षी है जिसको हम गोडावण की संज्ञा देते हैं, तो गोडावण जो है वो इस लिलोण घास के अंदर या सेवण घास के अंदर मुख्य रूप से निवास करता है। तो एक तरीके से हम देखें तो गोडावण जो है उसकी शरण स्थली के रूप में, शेल्टर जोन के रूप में जाना जाता है ये सेवण घास वाला जो क्षेत्र है या लाठी सीरीज वाला क्षेत्र। तो गोडावण की सबसे ज्यादा जो संख्या देखने को मिलती है वो इसी एरिया में हमें जैसलमेर वाले एरिया में देखने को मिलती है। अब ये वाला जो एरिया है ना ये हमें मरुस्थल में इस रूप में दिखाई देता है जैसे मरुस्थलीय एरिया हो, चारों तरफ तो उसके शुष्कता हो, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा स्थान हो जो थोड़ा हरा भरा दिखाई दे हमें, थोड़ा हरा भरा। जैसे मान लो वहां घास ही है, सेवण घास, तो मानसून काल के दौरान सेवण घास जो है उसका एरिया हमें थोड़ा बढ़िया दिखाई देता है या हरा भरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये जो मरुस्थल के बीच में इस प्रकार का ये जो हरा भरा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ तो मरुस्थल है और उसके बीच में ये हमें एरिया दिखाई दे रहा है, तो ऐसा जो एरिया होता है उसको नकली स्थान कहा जाता है। नकली स्थान, वास्तव में तो अरब मरुस्थल सारा मरुस्थल का शब्द है, नकली स्थान जो है, तो मरुस्थल के बीच में हरा भरा जो क्षेत्र होता है उसको नकली स्थान बोलते हैं। और वास्तव में इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है उसको हम ओएसिस बोलते हैं, ओएसिस। तो ये जो ओएसिस है ये हमें दिखाई देते हैं इसी लाठी सीरीज वाले एरिया के आसपास, या जैसलमेर का वो पार्ट जो भूगर्भीय जल पट्टी के आसपास वाला एरिया है वहां हमें ये नकली स्थान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। हिंदी में इनके लिए हम एक शब्द और भी काम ले लेते हैं, मरु उद्यान। मरु उद्यान यानी कि मरुस्थल के बीच में उद्यान या गार्डन वाला सा जो मामला रहता है उसको हम मरु उद्यान बोलते हैं। तो यहां हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे अभी जस्ट इसके बाद, जिसमें हम एक नाम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान का, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये राष्ट्रीय के साथ जो मरु उद्यान शब्द जुड़ा है ये इसी वजह से जुड़ा है क्योंकि इस एरिया के अंदर थोड़ा सा हरा भरा या हरियाला वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा हमें क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो नकली स्थान कहलाता है। तो ये जो लाठी सीरीज वाला जो क्षेत्र है ये एक और क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम नकली स्थान का एरिया बोलते हैं। ठीक, तो भूगर्भीय जल पट्टी जो है, सरस्वती नदी का जो अवशेष है हमारे पास वो भी हमें इस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब साथ के साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूं, यहां भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आती है। नकली स्थान के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। देखो, जैसे एक जल पट्टी हमने अभी बात की है कि ये जैसलमेर से लेकर जैसलमेर के दो स्थानों के बीच में फैली हुई जल पट्टी, ठीक है, ये जल पट्टी एक तो हमने यहां बात कर ली इसके बारे में। एक जल पट्टी का विस्तार हमें और भी दिखाई देता है जो कि हाल ही में खोजी गई जल पट्टी। हालांकि अभी तक किताबों में या कहीं भी इस प्रकार का डाटा जो है वो अभी अपडेट नहीं है, लेकिन अभी जब पेट्रोलियम की ड्रिलिंग आगे बढ़ रही है तो उसके बारे में पता चल रहा है। ये जो जल पट्टी है ये हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से लेकर सांचौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में विकसित है। तो ये जो वाला जो यहाँ पेट्रोलियम जहां से निकाला जाता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन के नाम से, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम जोन है। हम कहें तो सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन जो किया जाता है वो वर्तमान में वो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र से ही किया जाता है। तो इस बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के अंदर जब पेट्रोलियम की उत्खनन शुरू हुआ या पेट्रोलियम की माइनिंग शुरू हुई, उसकी ड्रिलिंग शुरू हुई, तो इस एरिया में भी हमें बाड़मेर की एक लोकेशन है बायतू के नाम से, बायतू। और इधर पहले तो जालोर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बोलते थे हम, आजकल हम इसको सांचौर अलग डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, पुराने वाले जिले के हिसाब से बात करें तो जालोर। तो ये बाड़मेर और जालोर या बायतू और सांचौर के बीच में भी इस प्रकार की एक जल पट्टी हमें दिखाई देती है। तो कहते हैं कि जो सरस्वती नदी यहां से बहकर आ रही थी उसकी जैसे एक शाखा हमने बात की घग्गर के रूप में, घग्गर के रूप में, वैसा ही कहते हैं कि सरस्वती नदी की एक डाइवर्जन या एक शाखा जो है वो बाड़मेर और सांचौर वाली साइड में भी थी। तो इस एरिया में भी इस प्रकार की जिप्सम चट्टानें यहाँ नीचे दिखाई देती है जो कि नॉन पोरस प्रकार की होती है, एरंदर प्रकार की होती है और वो पानी को भूमिगत नीचे नहीं जाने देती है। तो राजस्थान की दूसरी अगर अपने जल पट्टी की बात करें, सेकंड वाटर बेल्ट की अगर अपने बात करें, तो वो भी इस एरिया से खोजी गई है जहां सरस्वती नदी का प्रवाह पुराने समय में रहा होगा। ठीक है, तो कोई बढ़िया एग्जामिनर जो अपडेटेड एग्जामिनर हो, वैसे तो ये अखबारों में आ चुकी है। अभी जब इस एरिया के अंदर रिफाइनरी लगाई जा रही है बाड़मेर वाले क्षेत्र में, बालोतरा वाले क्षेत्र में, पचपदरा में, तो बालोतरा के इस पचपदरा वाले क्षेत्र में रिफाइनरी लग रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ेगी।
तो अभी तक ये जल कहां से उपलब्ध होगा, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका मुख्य सोर्स माना जा रहा था। लेकिन अब जब से ये सेकंड वाटर बेल्ट की खोज हुई है या इसके बारे में पता चला है, तब से पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज आने वाली है यहाँ पर, उन सभी इंडस्ट्री के लिए मुख्य पानी का स्रोत अगर रहेगा तो वो ये रहने के चांसेस है सेकंड वाटर बेल्ट के रूप में। तो राजस्थान की दूसरी जल पट्टी के रूप में बायतू और सांचौर के बीच में, या मैं कहूं बाड़मेर से लेकर सांचौर बेसिन के बीच में इस प्रकार के जल भंडार हमें और दिखाई दिए। ठीक, तो एक जल पट्टी हमने पढ़ ली है पांचवें जल स्रोत के रूप में। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं। अब जब हम इस जल पट्टी की बात कर रहे हैं तो यहां हम एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आकल जीवाश्म पारक के रूप में। ये देखिए आप, एक नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आकल जीवाश्म पारक। ठीक है, वास्तव में इसका पूरा नाम आकल वुड जीवाश्म पारक हम बोलते हैं, आकल वुड जीवाश्म पारक। अभी आकल वुड जीवाश्म पारक क्या है, देखिए आप, वुड का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं, लकड़ी, लकड़ी, और जीवाश्म का मतलब ऐसी लकड़ी जो जीवाश्म में बदल चुकी है। अब जो चीज जीवाश्म में बदल जाती है वो ज्यादा कठोर हो जाती है, कठोर होकर के ऐसे लगता है हमें जैसे पत्थर का रूप बन गई हो। तो यहां से हमें लकड़ी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं पुराने समय के, वो पत्थर के रूप में प्राप्त हुए हैं, या हम कहें कठोर रूप में प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे जो फॉसिल होते हैं या ऐसे जो जीवाश्म होते हैं उनको हम वुड फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए फॉसिल। तो वुड फॉसिल जो है इनकी प्राप्ति हमें होती है इस एरिया से, और इस एरिया का नाम हमारे पास रहता है आकल गांव। तो ये आकल गांव जो है इसकी लोकेशन तो जैसलमेर जिला ही रहता है, लेकिन ये आकल गांव जिस लोकेशन पर स्थित है उसका नाम हम राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये वास्तव में तो 2 जिलों में विस्तारित है। वैसे जैसलमेर में भी इसका विस्तार मिलता है और बाड़मेर में भी मिलता है, लेकिन ये जो आकल वाली लोकेशन है ये जैसलमेर में। तो इसी आकलवुड जो नेशनल जीवाश्म पार्क जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये वास्तव में इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये अभ्यारण्य है हमारा, एक तरीके से सेंचुरी है ये हमारी राजस्थान सरकार की घोषित की हुई। ये कोई नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखना, इसके नाम के साथ राष्ट्रीय जरूर जुड़ा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक अभ्यारण्य है। तो ये जो आकलवुड जो जीवाश्म पार्क है हमारा, ये वास्तव में राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जो है उसका एक भाग है। अब इसमें हमें प्राप्त हुए हैं लकड़ी के जीवाश्म जो वास्तव में किस रूप में है, पाषाण रूप में प्राप्त हुए, और माना जाता है कि ये भारत के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है, भारत के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है। ठीक है, तो सबसे पुराने अवशेष माने जाते हैं भारत में लकड़ी के लिए। अब पुराने कितने कितने पुराने हैं ये, तो पुरानों की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं इसके लिए कि कहां के टाइम पीरियड की ये हमारे पास लकड़ी हो सकती है। देखिए आप, ये हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा तैतीस सागर वाला भाग था, तैतीस सागर वाला भाग था, और धीरे धीरे करके तैतीस सागर मरुस्थल में बदल गया। तो कहते हैं कि जिस समय इस मरुस्थल में तैतीस सागर हुआ करता था, यानी मरुस्थल निर्माण से पहले, मरुस्थल निर्माण से पहले का टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं, वो टाइम पीरियड माना जाता है जुरासिक काल का, जुरासिक काल। जबकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मरुस्थल का जो निर्माण है वो टर्शरी काल में शुरू हुआ था, टर्शरी काल में, तृतीयक काल में मरुस्थल का निर्माण हुआ था। तो तृतीयक काल और चतुर्थक काल, इस चतुर्थक काल के दौरान तक मरुस्थल का निर्माण होता रहा, लेकिन तृतीयक और चतुर्थक काल से पहले जो टाइम पीरियड चला करता था उसका नाम था जुरासिक काल। तो जुरासिक काल के दौरान यहां तैतीस सागर ही मौजूद था, और कहते हैं कि इस तैतीस सागर वाले हिस्से के अंदर धीरे धीरे करके वनस्पतियों का निर्माण शुरू हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण शुरू हुआ। तो तैतीस सागर का निचला जो भाग है या जो सागरीय भाग है उसमें बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे जीव जंतु, इनका भी निर्माण हुआ था। तो जुरासिक का टाइम पीरियड में तो यही कंडीशन थी। पर जैसा मैंने पहले भी आपको एक बार डिस्कस किया था कि समय बीतने के साथ जो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि, और दूसरी ऊपर वाली जो भूमि थी वो अंगारा भूमि के रूप में थी, इनके बीच में यह तैतीस सागर वाला भाग था। तो धीरे धीरे करके ये गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ उठी और अंगारा लैंड नीचे की तरफ आई। तो इनके बीच में वापिस एक टकराट हुई, वापिस इनके बीच में एक जुड़ाव हुआ, और उस जुड़ाव के दौरान कहते हैं तैतीस सागर के ऊपर गोंडवाना भूमि ने दबाव लगाया। दबाव अधिक पड़ने के कारण कहते हैं कि तैतीस सागर का ये जो मरुस्थलीय वाला हिस्सा था ये तो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, हालांकि इसके बीच का जो पानी था वो निकल गया था बीच वाले हिस्से से, लेकिन इस दबाव का जो मेन प्रेशर है वो अपने उत्तर के विशाल मैदान की तरफ था भारत में, और उसकी वजह से ये हिमालय की श्रेणियां बन गई, हिमालय की श्रेणियां बन गई। तो हिमालय वाली श्रेणी जो है उसका निर्माण तैतीस सागर से ही माना जाता है।
तो ये वही टाइम पीरियड था जुरासिक काल के ठीक बाद का समय, जब क्या हो रहा था कि इन दोनों भूमियों का आपस में जुड़ाव हो रहा था और तैथिस सागर का पानी धीरे धीरे करके यहां से साइडों में निकल रहा था या साइडों में फैल रहा था, और तैथिस सागर पर अधिक दबाव पड़ने के कारण ये हिमालय की श्रृंखलाएं बनी। तो कहते हैं कि समय बीतने के साथ या आगे के टाइम पीरियड में इन्हीं श्रृंखलाओं के ऊपर ग्लेशियर्स का निर्माण होता चला गया, क्योंकि उठता गया हिमालय और ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता गया, और तापमान कम होने के साथ साथ इस एरिया में शीत युग की शुरुआत हुई। पृथ्वी के ऊपर शीत युग आया और उस शीत युग के दौरान ये हिमालय के ऊपर ग्लेशियर बने। अब इन ग्लेशियर वाले भागों से कहते हैं नदियां निकलनी शुरू हुई। तो उन्हीं नदियों के अंदर एक दो नदी जो है, जैसे सरस्वती नदी के नाम से हम बात कर रहे हैं, तो ये सरस्वती नदी और अन्य नदियां जो है इधर मरुस्थल वाली साइड में आनी शुरू हुई। तो तैथिस सागर वाली जो क्षेत्र था ये धीरे धीरे करके पानी के अभाव की वजह से मरुस्थल में बदल गया, और मरुस्थल में चेंज होने के साथ साथ यहाँ की जो वनस्पति जीव जंतु वगैरह जो थे वो सारे के सारे नीचे दब गए। ऊपर धीरे धीरे मरुस्थल की रेत जो है उसका प्रसार होना शुरू हो गया था। नदियों ने ला ला करके इसके ऊपर तलछट का बिछाव कर दिया था, सेडिमेंट्स बिछा दिए थे, तो ये वाला भाग जो है वो नीचे दब गया। अब नीचे दबने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद ये वाला जो भाग है वो वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष के रूप में, कोयले के रूप में हमें यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोयला तो वास्तव में टर्शरी काल की चट्टानें हैं। कोयला तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का। तो अवसादी चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जो वनस्पति और जीव जंतुओं के धरातल के नीचे दब जाने के कारण बनती है। तो ऐसी जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों के रूप में हमें किस रूप में मिल रही है? कोयले के रूप में मिल रही है। तो यहां से प्राप्त होने वाला जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो सारा तो टर्शरी या तृतीयक काल का है। लेकिन इससे पहले का जो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? जुरासिक टाइम पीरियड हमारा। और जुरासिक टाइम पीरियड की अवधि अगर हम देखें तो लगभग कहा जाता है कि ये 18 करोड़ वर्ष पहले का समय है। 18 करोड़ वर्ष पहले का समय। ठीक है, तो यहां जो हमें अभी जो मैं बात आपके साथ डिस्कस कर रहा था आकलवुड वाले क्षेत्र में, तो ये आकलवुड वाले क्षेत्र में भारत के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। और इन अवशेषों की अगर अवधि देखें तो हमारे पास कौन सा काल रहता है? जुरासिक काल रहता है, जुरासिक काल। ठीक है, तो ये जुरासिक काल के अवशेष हैं जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले के ध्यान रखना आप इस बात का कि जो आकल गांव से मिलने वाले लकड़ी के अवशेष हैं वो टर्शरी काल के नहीं है, वो तृतीयक काल की चट्टानें नहीं है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और उसके अंदर ये डाल देता है कि आकलवुड से प्राप्त होने वाली जो लकड़ी के अवशेष हैं वो टर्शरी काल के हैं। तो मरुस्थल में मिलने वाले अधिकांश जो चट्टानें हैं वो टर्शरी काल की है, ये बात तो ठीक है। लेकिन वो जो चट्टानों का निर्माण या जो वनस्पति का निर्माण शुरू हुआ था वो कब हुआ था? जुरासिक काल में हुआ था। तो वो जुरासिक काल की वनस्पति के अवशेष है जो हमें कहां से मिल रहे हैं? आकल गांव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 18 करोड़ वर्ष पहले के अवशेष हैं। शायद रीट के किसी एक प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसको कई बार क्या है मिलियन में पूछ लेते हैं, तो कई बार मिलियन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 180 मिलियन बोल देंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ के अंदर हम मान लेते हैं 10 मिलियन, यानी कि 100 लाख जो है वो अपने 1 करोड़ के रूप में मान रहे हैं। तो 180 मिलियन या हम कह दें कि 10 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो ये जो चट्टानें हैं या ये जो लकड़ी है ये किस काल की है? जुरासिक काल की। तो ये वाला जो एरिया हमें दिखाई देता है ये भी इसी जैसलमेर वाले इलाके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसलमेर की अगर मेन अपने लोकेशन की बात करेंगे तो दक्षिण जैसलमेर वाली जो साइड है इसका जो विस्तार हमें दिखाई देता है वो दक्षिण जैसलमेर वाली साइड में दिखाई देता है, आकल गांव वाला जो क्षेत्र। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जबकि उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में मैंने आपको बताया था पलाया या खड़ीन झीलें ज्यादा मिलती। इसके साथ साथ जो हम्माद मरुस्थल है उसका विस्तार भी ज्यादा उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में मिलता है। जबकि दक्षिणी जैसलमेर वाली साइड में इस प्रकार के हमें लकड़ी के अवशेष आकल गांव से प्राप्त हुए हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो लेक्चर में, उन शब्दों के बारे में मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं। सबसे पहले हमने पलाया के बारे में डिस्कशन किया है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमने इसमें डिस्कशन किया है रन या खड़ीन झीलों के रूप में। खड़ीन झीलें क्या होती हैं इनके बारे में डिटेल में बात की है। तीसरा हमने इसमें रन या टाट क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से बातें की। फिर हमने इसमें बात की है बालसन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में ये भूगर्भीय जल पट्टी जिसको हमने लाठी सीरीज का नाम दिया है ये क्या होती है और कब बनी है, कितनी लंबाई में बनी हुई है, वो सारी बातें डिस्कस की। इसके बाद अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है उसके बारे में भी हमने इसमें डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है। ठीक, तो एक वाला पॉइंट ये भी है। अब इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, बाक बोल्डर क्ले।
ठीक है, बाप बोल्डर क्ले, ये क्या कंसेप्ट है? देखो मरुस्थलीय एरिया में मिलने वाला बाप बोल्डर क्ले के रूप में। बाप तो हमें पता है एक लोकेशन है, अभी हम बात कर रहे थे फलोदी जोधपुर वाले इलाके की। बाप बोल्डर क्या चीज होती है? देखो आप, बोल्डर का शब्द का अर्थ हमारे पास ऐसा होता है कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जो ग्लेशियर होते हैं या जो बर्फ जमी हुई होती है, हिंदी में अगर बोले तो इसको हिमानी बोल सकते हैं, हिमानी। तो ग्लेशियर या हिमानी जो होती है, ये जब बर्फ पिघलती है और जब ये नीचे की तरफ आते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर कई किलोमीटर के होते हैं ये, तो जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो इस पहाड़ी का अपर्दन करते हैं या इस पर्वतीय क्षेत्र का अपर्दन करते हैं, और इस अपर्दन के कारण जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े पत्थर के, उनको ये नीचे की तरफ लेके आते हैं और नीचे की तरफ लाके इस मैदानी प्रदेश में बिछा देते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के ये जो मैदानी प्रदेश में हिमानी के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा लाए हुए जो अपर्दित चट्टानी टुकड़े होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है बोल्डर, इन्हीं को बोल्डर कहते हैं। ठीक है, आपने अगर नाम सुना हो, जब हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जो है वो जब नीचे की तरफ ऐसे ही कंकड़ पत्थर लाकर बिछाती है, अपर्दन उत्पन्न करती है, तो उनको हम जलोढ़ बोलते हैं, उनको हम जलोढ़ बोलते हैं। तो नदी द्वारा जब ये सेम क्रिया की जाती है, नदी के पानी द्वारा, तब तो हम उसको जलोढ़ बोल देते हैं। लेकिन ये जलोढ़ नहीं है, ये क्या है? हिमानी के द्वारा लाए हुए बड़े पत्थर के टुकड़े हैं। तो इनको इंग्लिश में तो बोल्डर बोल देते हैं, हिंदी में इनके लिए हम शब्द काम में ले सकते हैं हिमोड, हिमोड, या इसको मोरेन बोल देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं जो हिमानी या ग्लेशियर के अपर्दन से नीचे की तरफ आते हैं, इन्हीं को बोला जाता है बोल्डर। अब समय बीतने के साथ क्या होता है, ये बोल्डर जो होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटी छोटी मिट्टी के कणों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो छोटे मिट्टी के कण होते हैं, जो सबसे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, उन्हीं को अपने बोलते हैं क्ले। क्ले, जो मृदा के कण होते हैं वो कई आकार वाले होते हैं, जो इनमें सबसे छोटी आकार वाली जो मृदाएं होती हैं उनको हम कहते हैं क्ले के नाम से। तो ये बोल्डर हैं, इनके समय के साथ टूटने की वजह से जो छोटे मिट्टी के कण बनते हैं उनको हम क्ले बोलते हैं। तो ये बोल्डर क्या होते हैं और ये क्ले क्या होती है, ये तो हमने कंसेप्ट समझा। अब इस प्रकार के ये जो चीजें हमें दिखाई देती है, जोधपुर के बाप वाले क्षेत्र में दिखाई देती है या फलोदी के बाप वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। और ये बाप या बोल्डर का बनना और ये नीचे की तरफ आना, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में भी किसी समय जोधपुर के आसपास वाले एरिया में ऐसी कोई पहाड़ियां रही होगी और उन पहाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई होगी, ग्लेशियर बने हुए होंगे। तो ये बाप बोल्डर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये राजस्थान में हिम युग का प्रमाण है, कि राजस्थान में हिम युग का प्रमाण है, कि राजस्थान के अंदर भी किसी समय में पर्वतीय क्षेत्रों पर खूब सारी बर्फ जमी हुई रही होगी। वो मुख्य पहाड़ियां जहां पर हिम युग के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं, वो पहाड़ियां कौन सी है? बाप या जोधपुर के आसपास की पहाड़ियां, जहां हमें इस प्रकार के बोल्डर दिखाई दे रहे हैं, गोल तराशे हुए पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की संरचनाएं हमारे पास क्या कहलाती है? बोल्डर कहलाती है। तो ये हिम युग का टाइम पीरियड कौन सा था फिर? यानी कि राजस्थान में हम कह रहे हैं कि हिम युग रहा है, तो ये हिम युग का मुख्य क्षेत्र या मुख्य टाइम पीरियड कौन सा है? जैसे हमने बताया कि आकल गांव का जो लकड़ी के जीवाश्म है वो जुरासिक काल के हैं, मरुस्थल में मिलने वाली जो चट्टाने या अवसादी चट्टाने वो टर्शरी काल की। तो ये फिर बाप बोल्डर या हिम युग कौन से समय में रहा होगा? तो आप याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये हिम युग है, ये कार्बोनिफेरस काल का टाइम पीरियड था, कार्बोनिफेरस काल का या कार्बोनिफेरस काल के बाद का टाइम पीरियड था, जिसको हम पर्मो कार्बोनिफेरस काल बोलते हैं, पर्मो कार्बोनिफेरस काल। तो इस समय पर्मो कार्बोनिफेरस काल के अंदर इसी राजस्थान के जोधपुर वाले पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर पहाड़ियों के ऊपर हुआ करते थे, और उस कारण से यहां बाप बोल्डर या बोल्डर क्ले का निर्माण हुआ है। अब आप सोचोगे कि इस प्रकार की क्या कंडीशंस रही होगी, जोधपुर वाले एरिया में ग्लेशियर्स कहां से आए हैं? तो इसके पीछे हमें वैगनर का वही सिद्धांत समझना पड़ेगा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो इस बात को प्रमाणित करता है या इस बात के सबूत देता है कि आज जहां भारत वाला एरिया हमें दिखाई दे रहा है, भारत का भूभाग दिखाई दे रहा है, यह किसी समय में भारत के भूभाग के रूप में नहीं था, बल्कि ये अफ्रीका वाला जो पार्ट है हमारा, इसके रूप में था। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है आज वर्तमान में जहां हमें दिखाई दे रहा है, इसी अफ्रीका महाद्वीप का ये जो दक्षिण वाला भाग था, ये भारत यहां जुड़ा हुआ भाग था। इंडिया की जो लोकेशन है वो दक्षिण अफ्रीका की इस वाली साइड से, कभी आप मैप पे देखोगे तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार वाला,
इसको अगर यहां लाके फिट करोगे तो ये पूरा एक गोल भूखंड बन जाएगा, ऐसा वेगनर कहता है। तो वेगनर कहता है किसी समय में भारत वाला भूखंड अफ्रीका के भूखंड के साथ अटैच था, और कहते हैं कि ये जो सबसे दक्षिण वाला भाग था अफ्रीका का, ये उस समय में हमारा बर्फ से ढका हुआ भाग था, या मैं कह दूं कि दक्षिणी ध्रुव हुआ करता था, दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र था। आज तो हम अंटार्कटिका को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, जहां सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन उस समय दक्षिणी ध्रुव जो है वो कहां हुआ करता था, अफ्रीका के लास्ट एंडिंग पॉइंट पे हुआ करता। तो इस वजह से कहते हैं भारत वाला ये जो एरिया था ये भी पूरा हिमयुग की कैटेगरी में आता था, यहां भी हिमयुग था। लेकिन कहते हैं कि इसमें विभाजन हुआ, और विभाजन होने से भारत जो है इसका विस्तार उत्तर की तरफ चलना शुरू हो गया। ये जो भूखंड टूटा, इसका जो विस्थापन है वो उत्तर की तरफ हुआ, और उत्तर की तरफ हुआ तो 0 डिग्री वाली जो रेखा थी हमारी, और उसके बाद में 23.5 डिग्री वाली जो रेखा थी हमारी, उनके बीच वाले एरिया में जाकर ये स्थापित हो गया, ये वाला भाग। अब ये वो भाग था जो उष्ण कटिबंध में आता था, उष्ण कटिबंध। तो कहने का मतलब ये हुआ भारत सीधा शीत कटिबंध से किस में पहुंच गया है, उष्ण कटिबंध में पहुंच गया। और उष्ण कटिबंध वाले एरिया में आते ही जो बर्फ पहाड़ियों के ऊपर जमी हुई थी, जो ग्लेशियर बने हुए थे, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं, और पिघलने की वजह से हिमानी जो है उसने नीचे की तरफ आना शुरू किया, और अपनी साथ अपर्दन करते हुए पहाड़ियों के जो पथरीले भाग थे या पथरीले टुकड़े थे उनको भी नीचे की तरफ लाना शुरू किया उसने, और इसकी वजह से निर्माण हुआ बोल्डर्स का, ये बोल्डर्स का। ठीक है, तो जोधपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं ये हमें इस बात को बताती है कि ये वाला जो भाग है जो टूटकर अलग हुआ है अफ्रीका से, ये हिमयुग के अंदर ही था, और हिमयुग के बाद में इस काल में जब ये भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आ गया, गर्म क्षेत्र में आ गया, तो ये बर्फ पिघली, और पिघलने की वजह से ये पहाड़ियां जो है वो नग्न पहाड़ियों के रूप में या बिना ग्लेशियर वाली पहाड़ियों के रूप में बदल गई। लेकिन इनके प्रमाण हमें आज भी कहां दिखाई देते हैं, बोल्डर्स के रूप में दिखाई देते हैं, हिमोड के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, हिमानी द्वारा लाई गई संरचनाओं के रूप में दिखाई देती। तो ये हमारे पास मरुस्थल में 7वां हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट और पढ़ा। तो ये वाले जो पार्ट जितने भी हमने पढ़े हैं मरुस्थल में, जल स्रोत वगैरह जितने भी हमने पढ़े हैं, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो अक्सर इनमें से पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चाहे लाठी सीरीज से पूछा जाए, पलाया से पूछा जाए, रन से पूछा जाए, और बालसन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक आरपीएससी के कुछ पेपरों में इसको अप्रोच नहीं किया गया है, लेकिन जिस दिन बहुत अच्छा भूगोल का एग्जामिनर को पेपर बनाएगा उस दिन आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि राजस्थान में सर्वोत्तम बालसन झील का उदाहरण कौन सा रहता है। ठीक है, तो ये आज जो हमने डिस्कशन किया है ये शुष्क मरुस्थल वाली साइड में मिलने वाली हमें वो संरचनाएं डिस्कस की है जो हमें मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी अपने एक बार रिव्यू ले लेते हैं इन सभी चीजों का। यहां से अपने शुरू करते हैं प्लाया झीलों से। आपको प्लाया झीलों के बारे में डिटेल में मैंने अभी बताया ही है, पूरी चीजें सारी डिस्कस की हमने। तो अभी हम इस प्लाया झीलों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अस्थायी पानी की झीलें हैं, ये बात हमने देख ली है, और मानसून काल के दौरान बनती है। बस 3-4 महीने का ही समय होता है जब ये झीलें हमें दिखाई देती है यहाँ पर। और बालुका स्तूपों के बीच वाले क्षेत्र में वायु के अपर्दन से जो गर्त बनते हैं, ठीक है, मैंने बताया था अनुदैर्य बालुका स्तूपों के बीच वाले ये गर्त जो होते हैं नीचे वाले, यहाँ पानी भरने से बनी हुई झीलें हैं ये हमारे पास। तो इनके 4 प्रकृति विशेष रूप से याद रखनी है। अस्थायी प्रकार की होगी, मानसून काल के दौरान बनेगी, वायु अपर्दन से निर्मित गर्तों में पानी भरने से बनेगी। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये तुरंत ही अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ज्यादा इनको अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए ये जो क्लास है हमारी ये यहीं तक रहेगी। थोड़ा सा पावर केबल का या पावर सप्लाई का इशू आया है, तो अपने तुरंत इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कवर करेंगे। थोड़ी सी प्लाया झीलें और इसके बाद की जो झीलें हैं उनके बारे में अपने डिटेल में पीपीटी स्लाइड पे और डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ इन्हीं झीलों को हम डिटेल में दोबारा पीपीटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से इम्तिहान से पढ़िएगा, इसके संबंध में नोट्स बनाइएगा, और बहुत जल्दी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट्स की क्लास भी हम इस चैनल के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री और इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसकी भी क्लासेज हम जल्दी ही यूट्यूब वीडियो चैनल पर डालेंगे। तो अभी जो क्लासेज चल रही है उनका भरपूर फायदा आप लोग लीजिए, और जितना संभव हो सके मेरे इस चैनल को शेयर भी कीजिए और मुझे मोटिवेशन भी दीजिए। तो मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।